Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Recent Advances of DRT Part Second. Recent Advances में अपना टॉपिक चल रहा था मैमोग्राफी। मैमोग्राफी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैमोग्राफी दैट मीन्स मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट टिश्यू का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर था। प्रिंसिपल सेम था यहाँ पे आपका, दैट मीन्स फोटोग्राफी के इफेक्ट एक्सरे की सहायता से हम ब्रेस्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू या फिर मेमोरी ग्लैंड का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं। बट जो वर्किंग थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। तो जिस तरीके से वर्किंग में डिफरेंस होता है तो यहाँ पे मशीन के कंपोनेंट्स में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। बिकॉज जो नॉर्मल अपन एक्सरे इमेजिंग करते हैं वहाँ पे अपन बोन और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में डिफरेंस देखते हैं। दैट मीन अपने कॉन्ट्रास्ट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक बोन होती है और एक सॉफ्ट टिश्यू होती है। बट यहाँ पे अपने पास क्या है, ओनली सॉफ्ट टिश्यू। और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हमें डिफरेंस किस किस में देखना होगा, मिल्क डक्ट, एरियोलार टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, कैल्सिफिकेशन, ग्लैंडुलर टिश्यू। इन सब के अंदर क्या करना, अपने टिश्यू को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने को यहाँ पे इमेज क्वालिटी अच्छी चाहिएगी। तो इमेज क्वालिटी को अच्छी करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी यहाँ पे अपन फुलफिल करते हैं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पे इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इक्विपमेंट्स के अंदर सबसे पहले अपन ने फिलामेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो फिलामेंट के बारे में जहाँ तक अपने को अपन ने डिस्कस किया था, फिलामेंट सेम मटेरियल का बनता है, बस यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। इस वजह से हम वहाँ पे क्या रखते हैं, फिलामेंट या तो डबल बाउंडेड रखते हैं, रिबन शेप्ड रखते हैं। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो सके। इसके अलावा हमने फ़िल्टर के बारे में डिस्कस किया था। दैट मीन्स कि जो बीम होती है वो हेट्रोजीनियस बीम होती है, उसको हमें होमोजीनियस करना होता है। तो वहाँ पे अपन फ़िल्टर्स काम में लेते हैं। मोलिबेडनम का अगर टारगेट है तो वहाँ पे अपन मोलिबेडनम या रोहोडियम का फ़िल्टर काम में ले सकते हैं, और अगर रोहोडियम का टारगेट है तो वहाँ पे अपन रोहोडियम का फ़िल्टर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपन ने एक्सरे कैसेट की बात की थी, तो एक्सरे कैसेट में बात की थी कि यहाँ पे एक अपन सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करते हैं। दैट मीन्स एक ही इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी। और अगर फिल्म की बात की जाए तो वो भी कौन सी होगी, सिंगल कोटेड इमल्शन। दैट मीन्स यहाँ पे बेस की तरफ, बेस के एक साइड में ही इमल्शन होगा। इसके बाद में हमने बात की थी एक नई इक्विपमेंट की जिसका नाम था कंप्रेशन पैडल, जो क्या काम में आता है, ब्रेस्ट को कंप्रेस करने के काम में आता है। दैट मीन्स ब्रेस्ट को यूनिफॉर्म करने के काम में आता है, जिससे हमारी इमेज क्वालिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, स्कैटर्ड रेडिएशन कम हो सके, ब्रेस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा, ओवरलैपिंग कम होगी। तो दैट मीन्स इसके एडवांटेजेस के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब जो आगे के इक्विपमेंट्स थे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रिड। तो जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, ग्रिड ग्रिड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सरे फिल्म और पेशेंट की बॉडी दोनों के बीच में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ग्रिड का काम क्या होता है, स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। दैट मीन्स कि जो प्राइमरी रेडिएशन आ रही हैं वो पेशेंट को पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट करने के बाद में फिल्म तक पहुंचेंगी। तो वहाँ पे जो पेशेंट को पेनिट्रेट करने के बाद में जो प्राइमरी रेडिएशंस है उनको तो ये क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, और पेशेंट की बॉडी में क्या हुआ, स्कैटर भी रेडिएशन। अब वो स्कैटर्ड जो रेडिएशन अगर वो फिल्म पे गिरेंगे तो वहाँ पे अपनी इमेज क्वालिटी डिक्रीज होती है। तो दैट मीन्स उन स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के काम में आती है ग्रिड। तो जैसा कि अपने को यहाँ पे पता चल रहा है कि ग्रिड स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, तो दैट मीन्स इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करेगी। तो सेम यहाँ पे अपने को पता है कि अपने को मेमोग्राफी में इमेज क्वालिटी अच्छी रखनी है, तो अपन वहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। वैसे अपने को पता है कि स्कैटर्ड रेडिएशन कंपैरिजन टू द नॉर्मल रेडियोग्राफी वहाँ पे कम होंगी, बट जितनी भी होंगी उतने को अपने को एब्जॉर्ब करके इमेज क्वालिटी अच्छी रखनी है। स्कैटर्ड रेडिएशन इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मेमोग्राफी बिकॉज इट वर्क्स ऑन हाई एमएस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेमोग्राफी में हम एमएस हाई रखते हैं और केवीपी कम रखते हैं। तो ज़्यादा एमएस रखेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे तो रेडिएशन स्कैटर्ड ज़्यादा होगी। तो दैट मीन्स मेमोग्राफी में स्कैटर्ड रेडिएशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब इसे अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अ ग्रिड इट प्रोवाइड एन एक्सेलेंट कॉन्ट्रास्ट विद नाइस इमेज शार्पनेस। दैट मीन्स जब अपन ग्रिड काम में लेते हैं तो अपने को इमेज के अंदर क्वालिटी अच्छी मिलती है। क्वालिटी में दैट मीन्स अपन बात कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा मिलेगा अपने को और इमेज की शार्पनेस भी अच्छी मिलेगी। Scattered radiation can be reduced by placing the body part close to the cassette, which achieved by the compression pedal
एंड बाय प्लेसिंग द ग्रिड बिटवीन द बॉडी पार्ट एंड कैसेट। दैट मीन्स कि स्कैटर्ड रेडिएशन को हम कम कैसे कर सकते हैं। बॉडी, अब जहाँ जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसके एक तो क्या रखें अपन, कैसेट को क्लोज में रखें, ठीक है। दैट मीन्स जितना आप क्लोज में रखोगे उतना क्या होगा, स्कैटर्ड रेडिएशन वहाँ तक कम पहुँचेगी। दूसरी बात, उन दोनों को, बॉडी पार्ट को और कैसेट को हमने क्लोज तो रख दिया, बट अगर उनके बीच में हम एक नया इक्विपमेंट लगा देते हैं जिसका नाम है ग्रिड, अगर वो अपन वहाँ पे लगा देते हैं तो ग्रिड क्या करता है कि जितनी भी स्कैटर्ड रेडिएशन आएंगी उन सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ ग्रिड, या फिर हम ग्रिड की सहायता से या फिर ग्रिड को काम में लेके हम स्कैटर्ड रेडिएशन को यहाँ पे कम कर सकते हैं। और स्कैटर्ड रेडिएशन को हम करेंगे कम तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। और इमेज क्वालिटी अपने को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अच्छी चाहिए, बिकॉज अपने को टिश्यूज़ में डिफरेंस देखना है। जनरली मूविंग ग्रिड्स विद ग्रिड रेशियो 4:1 और 5:1 विद द ग्रिड लाइन डेंसिटी ऑफ 30 to 60 लाइन्स पर सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि अगर अपन दो प्रकार की ग्रिड होती है अपनी, एक होती है मूविंग ग्रिड और एक होती है स्टेशनरी ग्रिड, ठीक है। मूविंग ग्रिड में क्या होता है कि जब आप एक्सपोजर करते हो तो उसके अंदर जो लेड की स्ट्रिप्स होती है, दैट मीन्स जो हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो मूव करती हैं, ठीक है। स्टेशनरी में वो फिक्स रहती है। तो अगर अपन मूविंग ग्रिड काम में ले रहे हैं तो वहाँ पे ग्रिड रेशियो लगभग या तो 4:1 होता है या फिर 5:1 होता है। और ग्रिड लाइंस की डेंसिटी, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितनी स्ट्रिप्स वहाँ पे पाई जाएंगी, वो कितना होता है, 30 से 60 लाइंस पर सेंटीमीटर वहाँ पे आपको मिलेंगी। बट अगर अपन वहाँ पे स्टेशनरी ग्रिड काम में लेते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इफ़ अ स्टेशनरी ग्रिड इज़ बीइंग यूज्ड इट शुड हैव 80 लाइंस पर सेंटीमीटर। अगर अपन स्टेशनरी ग्रिड काम में लेते हैं तो वहाँ पे आपको डेंसिटी मिलेगी लगभग 80 लाइंस पर सेंटीमीटर। A disadvantage of grid is it does increase the patient dose up to 2 times, but in other hand, an image taken with grid have 40% nice, good contrast, improved contrast that than without grid. दैट मीन्स कि जैसा कि आपको पता है कि जब अपन नॉर्मल एक्सरे रेडियोग्राफी में भी ग्रिड काम में लेते हैं तो जो अपना एक्सपोजर होता है वो लगभग डबल हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे होगा, ग्रिड हाई एटॉमिक नंबर की बनी होती है, ग्रिड का काम होता है स्कैटर रेडिएशन को ऑब्जर्व करना। जब अपन ग्रिड काम में लेंगे तो उस वक्त अपने को एक्सपोजर लगभग डबल करना पड़ेगा। अगर अपना एक्सपोजर डबल होगा तो वहाँ पे पेशेंट को जो डोज लगती है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दैट मीन्स कि रेडिएशन ज़्यादा लग रही है। और जैसा कि अगर अपन मेमोग्राफी की बात करें तो मेमोग्राफी में हमारा जो बॉडी पार्ट है वो है ब्रेस्ट टिश्यू, जो कि एक सॉफ्ट टिश्यू है, सेंसिटिव पार्ट है। अगर वहाँ पे पेशेंट को डोज ज़्यादा लगती है तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जनरेट कर सकती है। तो ये तो इसका क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ कि अगर अपन ग्रिड काम में लेते हैं तो पेशेंट डोज बढ़ती है। बट इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है इमेज क्वालिटी को ये 40% तक क्या कर देता है, अच्छा कर देता है। कॉन्ट्रास्ट आपको वहाँ पे अच्छा मिलता है। तो दैट मीन्स कि हम इमेज क्वालिटी का यहाँ पे फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है, या फिर अगर हम बात करें कि इमेज क्वालिटी का पलड़ा भारी होता है, इस वजह से हम इमेज क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ग्रिड को काम में लेते हैं, ना कि पेशेंट डोज को। पेशेंट को 1-2 बार अगर डोज ज़्यादा लग भी जाएगी तो उससे इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स यहाँ पे नहीं होंगे जितना कि अगर अपन ग्रिड काम में ले लेंगे तो अपने को इमेज क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। और इमेज क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी तो हम एक बार में, यानी दैट मीन्स फर्स्ट टाइम में अच्छा डायग्नोसिस वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वजह से ग्रिड काम में ली जाती है मेमोग्राफी में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हील इफेक्ट। अब अपन बात करते हैं हील इफेक्ट की। ये भी हमने फर्स्ट ईयर के अंदर रेडिएशन फिजिक्स में डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हील इफेक्ट होता है क्या है, बाद में बात करेंगे मेमोग्राफी में इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, फिर मेमोग्राफी में इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हील इफेक्ट की बात की जाए, हील इफेक्ट आपको ये बताता है कि अपनी जो एक्सरे ट्यूब होती है, चाहे वो रोटेटिंग हो या फिर वो आपकी स्टेशनरी हो, वहाँ पे एनोड की साइड में तो रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती है और कैथोड की साइड में रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ये चीज़ अपने को बात पता चल गई कि होती है, बट क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है कि जो कैथोड के साइड का जो पार्ट होता है वो एकदम ओपन होता है, ठीक है। दैट मीन्स एनोड पे जाके टकराई और रेडिएशन कैथोड की साइड में निकल गई। बट एनोड साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराएंगे, रेडिएशन वहाँ से निकलेगी, बट वो एनोड क्या करता है, कुछ मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है खुद ही, बिकॉज वो एक हाई एटॉमिक नंबर है,
मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दैट मीन्स एनोड की साइड में जो बीम आती है उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती है कंपेरिजन टू द कैथोड साइड। ये अपना हील इफेक्ट है। अब हील इफेक्ट के कंपनसेशन के लिए अपन क्या करते हैं, हील इफेक्ट के कंपनसेशन के लिए अपन ये करते हैं कि जो भी बॉडी पार्ट है उसका जो मोटा पार्ट है दैट मीन्स थिकर पार्ट है या फिर हाई डेंसिटी वाला पार्ट है उसको तो अपन कैथोड साइड में रखें, और एनोड साइड में इंटेंसिटी कम है तो वहाँ पे अपन थिनर दैट मीन्स पतला वाला जो बॉडी पार्ट है वो रखते हैं। तो इस चीज़ को हम बैलेंस कर सकते हैं, कंपनसेट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। इन द आउटर एक्सरे फील्ड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज एट कैथोड साइड इज ऑलवेज हायर देन द एनोड साइड। दैट मीन्स कि आउटर एक्सरे फील्ड में, बाहर का जो एक्सरे फील्ड है उसमें एक्सरेज की इंटेंसिटी एनोड के कंपेरिजन में कैथोड की साइड में ज़्यादा होती है। It is just because a little amount of radiation gets absorbed in the anode and also get the anode side of X-ray photons have to travel more distance। और ये होता क्यों है? बिकॉज एनोड साइड में क्या होती है कि रेडिएशन एनोड खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड आल्सो द एनोड साइड ऑफ द एक्सरे फोटोन हैव टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस। और एनोड साइड का क्या होगा कि एनोड साइड के जो फोटोन्स है एक्सरे फोटोन्स उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। तो अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पे उनकी इंटेंसिटी वैसे ही कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स कंक्लूजन यही निकलता है कि एनोड साइड में इंटेंसिटी कम होती है, कैथोड साइड में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम किसी भी बॉडी पार्ट का अगर एक्सरे कर रहे हैं तो वहाँ पे बॉडी पार्ट का थिकर पार्ट अपन कैथोड की साइड रखेंगे और थिनर पार्ट एनोड की साइड रखेंगे ताकि वो चीज़ कंपनसेट हो सके, दैट मीन्स बैलेंस हो सके। अब सेम यहाँ पे अपना किस में होगा, ब्रेस्ट में होगा। क्यों होगा? बिकॉज ब्रेस्ट टिश्यू की अगर अपन एनाटमी की बात करें दैट मीन्स स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर की अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रेस्ट टिश्यू दैट मीन्स चेस्ट वॉल की साइड से, जहाँ पे आपके चेस्ट होता है उस साइड से ब्रेस्ट का टिश्यू की डेंसिटी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स वहाँ से वो थिकर होता है। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू द आउटर साइड दैट मीन्स निप्पल साइड। जहाँ पे आपकी ब्रेस्ट टिश्यू की निप्पल होती है वहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू की डेंसिटी कम होती है, दैट मीन्स वहाँ से थिनर होता है और चेस्ट वॉल की साइड से वो थिकर होता है। तो दैट मीन्स कि हम इस चीज़ को यहाँ पे कंपनसेट कर सकते हैं, सेम जैसे अपन नॉर्मल एक्सरे में करते हैं। हील इफेक्ट कैन बी कंपनसेटेड बाय प्लेसिंग द डेंस पार्ट ऑफ द पेशेंट टुवार्ड द कैथोड साइड एंड थिनर बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट टुवार्ड द एनोड साइड। दैट मीन्स कि हम हील इफेक्ट को इसी एक वे और मेथड से कंपनसेट कर सकते हैं, और वो मेथड आपका है कि थिकर पार्ट को तो कैथोड की साइड रखा जाए और थिनर पार्ट को एनोड की साइड रखा जाता है। अब मेमोग्राफी में क्या करते हैं अपन? In mammographic X-ray procedure, the chest wall of the patient require more amount of radiation so that it arranges towards the cathode side to make the exposure uniform। That means कि mammography में क्या होता है, चेस्ट वॉल की साइड का जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो थिकर होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स उसको वहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा चाहिएगी। तो अगर उसको रेडिएशन ज़्यादा चाहिए तो हम उसको कौन सी साइड में रखेंगे? कैथोड की साइड में रखेंगे, बिकॉज एक्सरे ट्यूब में कैथोड की साइड में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स इस कंपेरिजन से, सॉरी इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मेमोग्राफी में भी अपनी जो डोज है उसको यूनिफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्सपोजर को यूनिफॉर्म कर सकते हैं। चेस्ट वॉल को हमेशा कैथोड की साइड रखा जाता है और उसका जो ऑपोजिट पार्ट है उसको एनोड साइड रखा जाता है। हील इफेक्ट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एनोड एंगल। और एक और मेथड है उसके थ्रू भी अपन हील इफेक्ट को कम कर सकते हैं, और वो आपका कि आप एनोड एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे तो उससे भी हील इफेक्ट कम हो सकता है। तो ये आपका हील इफेक्ट था। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इसको। हील इफेक्ट सबसे पहले आपको बताता है क्या है कि एनोड साइड में एक्सरे की इंटेंसिटी कम होती है, कैथोड साइड में ज़्यादा होती है। जब अपन नॉर्मल एक्सरे करते हैं तो तब भी अपन इसको कंपनसेट करने के लिए यही करते हैं कि कैथोड साइड में अपन थिकर पार्ट बॉडी पार्ट रखते हैं और थिनर साइड में, सॉरी एनोड साइड में थिनर बॉडी पार्ट रखते हैं। सेम अपना मेमोग्राफी में होगा। मेमोग्राफी में ब्रेस्ट टिश्यू का जो चेस्ट वाल साइड का जो ब्रेस्ट टिश्यू है वहाँ पे थिकर पार्ट होता है, तो उसको हम कैथोड की साइड रखेंगे ताकि जो भी एक्सपोजर है वो यूनिफॉर्म हो सके, ठीक है। जैसा कि अपन नॉर्मल रेडियोग्राफी होती है, नॉर्मल रेडियोग्राफी में अपना क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे थ्योरी की बात तो ये हो गई। प्रैक्टिकल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अपनी जो एक्सरे ट्यूब होती है वो 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करती है। तो बहुत बार अपने को नहीं पता चलता वहाँ पे कि कैथोड कौन सी साइड है और एनोड कौन सी साइड है, तो पोजिशनिंग में मिस्टेक हो जाती है। बट मेमोग्राफी में ऐसा नहीं चल सकता, बिकॉज मेमोग्राफी में सॉफ्ट टिश्यू है और जो टिश्यू की डेंसिटी डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
तो ऑब्वियस सी बात है कि हील इफेक्ट को कंपनसेशन करना बनता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सरे ट्यूब है वो इसी तरीके से अरेंज होती है। दैट मीन्स उसका जो एनोड साइड होता है वो गैंट्री की तरफ होता है और कैथोड साइड जो होता है वो अपोजिट साइड में होता है। और जब अपन पेशेंट को पोजीशन करते हैं तो ऑटोमेटिक कैथोड साइड तो आपका ब्रेस्ट के थिकर पार्ट की तरफ आता है और एनोड साइड थिनर पार्ट की तरफ आ जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोलिमेशन एंड HPL। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं कोलिमेशन, दैट मीन्स कोलिमेटर्स की। कोलिमेशन होता है क्या है यहाँ पे कि जितना बॉडी पार्ट को अपने को एक्सपोज करना है उतने ही बॉडी पार्ट को रेडिएशन लगनी चाहिए। बिकॉज जिसका अपने को डायग्नोसिस करना है उसी को अपन रेडिएशन दे, अदरवाइज बाकी के जो टिश्यू है उनको क्यों रेडिएशन दे। आपको भी पता है कि रेडिएशन क्या होती है, हार्मफुल इफेक्ट्स जनरेट करती है। तो सेम अपना क्या होगा मेमोग्राफी में होगा। मेमोग्राफी में अपने को पता है कि अपने को ब्रेस्ट की रेडियोग्राफी करनी है, ब्रेस्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी करनी है यहाँ पे। तो इसके अलावा यहाँ पे पास में जो अगर अपन बात करें तो वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स, ठीक है। तो इनको रेडिएशन कम से कम लगे, इस वजह से भी अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कोलिमेशन करते हैं। दूसरी बात आती है HUL की, हाफ वैल्यू लेयर, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी मटेरियल की थिकनेस जो कि रेडिएशन की इंटेंसिटी को हाफ कर दे। तो अपन इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो a collimator is placed close to the outer part of the X-ray field। दैट मीन कि एक्सरे फील्ड का जो आउटर पार्ट है जहाँ से एक्सरेज निकलती हैं, जो विंडो होता है उसके जस्ट क्लोज में कोलिमेटर्स लगे होते हैं। कोलिमेटर का काम क्या होता है, जो बीम आ रही है उसकी शेप और साइज़ को एडजस्ट करना। ए मेटल apparatus और शटर्स आर यूज टू कोलिमेट द बीम। बीम को कोलिमेट करने के लिए या तो धातु के कुछ apparatus बने होते हैं या फिर शटर्स लगे होते हैं। जैसा कि अपन ने फर्स्ट ईयर में शटर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रखा है कि 4 प्रकार के कोलिमेटर्स, या फिर अपन शटर मैकेनिज्म के अंदर भी पढ़ा था अपन ने 2 प्रकार के कोलिमेटर्स काम में लिए जाते हैं और 4 प्रकार के शटर होते हैं। तो यहाँ पे भी अपन कोलिमेटर के लिए शटर मैकेनिज्म को भी काम में ले सकते हैं। दे शुड मैच द कैसेट साइज ऑफ 8-10 इंचेज। दैट मीन्स कि जैसा कि अपने को पता है कि ब्रेस्ट टिश्यू की साइज़ या फिर ब्रेस्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी के लिए हमें 8-10 की कैसेट चाहिए होती है इंचेस के अंदर, ठीक है। तो उसी साइज़ का अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कोलिमेशन ओपन करेंगे, ठीक है। These days automatic collimation systems are installed which open the collimator according to the cassette size। अब अगर बात की जाए अभी की एट प्रेजेंट टाइम, तो अब क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक कोलिमेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो ब्रेस्ट स्टैंड है उसमें आप जिस साइज़ की कैसेट इंस्टॉल करोगे उतने ही साइज़ का आपका कोलिमेशन ओपन हो जाएगा। अगर वहाँ पे आप 8-10 की साइज़ की कैसेट ले रहे हो तो कोलिमेशन 8-10 का ओपन हो जाएगा। अगर आप 10-12 की ले रहे हो तो 10-12। दैट मीन्स ऑटोमेटिक कोलिमेशन सिस्टम अब इंस्टॉल कर लिया गया है। Collimation glass should be made up of low attenuating material and centering should be done towards the chest edge of the cassette। That means कोलिमेशन का जो ग्लास जहाँ से आपकी बीम आएगी, ठीक है, जिस ग्लास में से, उसके अगर अपन बात करें तो वो लो अटेन्यूएटिंग के बनेगा। बिकॉज लो एनर्जी के एक्सरेज काम में ले रहे हैं। अगर वहाँ पे अपन हाई अटेन्यूएटिंग मटेरियल बना देंगे तो वो क्या कर लेगा, सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सरेज आपकी बाहर आ ही नहीं पाएंगी। तो दैट मीन्स उसको लो एटॉमिक नंबर से बना होता है। एंड सेंटरिंग शुड बी डन टुवार्ड्स द चेस्ट एज ऑफ। सेंटरिंग कहाँ पे की जाती है, चेस्ट एज की तरफ, ठीक है। HVL इन मेमोग्राफी बीम इज अबाउट 0.3 to 0.4 mm ऑफ एप्पल। दैट मीन्स अपन HVL की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाफ वैल्यू लेयर थिकनेस। दैट मीन्स किसी भी मटेरियल की वो थिकनेस जो कि रेडिएशन की इंटेंसिटी को क्या कर दे, हाफ कर दे। तो अगर यहाँ पे HVL की बात की जाए तो HVL नॉर्मली अपन कितने काम में लेते हैं, 0.3 से 0.4 mm ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 0.3 या फिर 0.4 mm का HVL हम यहाँ पे काम में लेते हैं। HVL डिपेंड्स ऑन द KVP एंड द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन। HVL किस पे डिपेंड करता है, KVP पे। आप KVP कितना काम में ले रहे हो, अगर आप ज़्यादा KVP काम में ले रहे हो तो वहाँ पे HVL आपको ज़्यादा काम में लेना पड़ेगा। एंड द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन, और आपको कितने अमाउंट में रेडिएशन को फिल्टर करनी है। द थिकनेस ऑफ HVL आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल। और HVL की थिकनेस किससे यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है, दैट मीन्स प्रभावित होती है ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल से। बिकॉज ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल भी आपका कहाँ पे लगा होता है,
एक्सरे बीम के पाथ में लगा होता है, दैट मीन्स कि ब्रेस्ट तक बीम पहुंचती है, उससे वो ऊपर होता है। तो वो चाहे अपन कितना भी लो एटॉमिक नंबर का बना लें, वो कुछ ना कुछ रेडिएशन तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो दैट मीन्स अगर अपन कंप्रेशन पेडल काम में नहीं लेते हैं तो अपना एच की वैल्यू अलग होगी, और अगर अपन कंप्रेशन पेडल काम में लेते हैं या फिर कंप्रेशन पेडल का मटेरियल किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग आपके एच की थिकनेस डिपेंड करती है। तो ये था आपका कोलिमेशन और एच के बारे में, कि हमको मेमोग्राफी में किस तरीके से अपन कोलिमेटर्स का यूज़ करते हैं, क्यों कोलिमेशन इंपॉर्टेंट है, और एच अगर अपन काम में लेते हैं तो एच की वैल्यू क्या होती है, हाफ वैल्यू लेयर की वहाँ पे, दैट मीन्स थिकनेस कितनी अपन काम में लेते हैं। अब अपन बात करते हैं अप्लाइड केवीपी की। तो जैसा कि केवीपी के बारे में आपको पता है कि अपने को वोल्टेज यहाँ पर कम कम ही चाहिए, बिकॉज लो एनर्जी की एक्सरेज अपने को एमिट करनी है, लो एनर्जी की एक्सरेज अपने को यहाँ पे चाहिए। द अप्लाइड एक्सपोजर फैक्टर इन मेमोग्राफिक प्रोसीजर इज 25 to 35 kVp एंड 60 to 100 ms एंड एक्सपोजर टाइम इज़ 1 to 4 सेकेंड। टोटल एक्सपोजर की बात की गई है यहाँ पे। तो टोटल एक्सपोजर में अपने तीन चीज़ें आती हैं, दैट मीन्स केवीपी, एमएस और सेकेंड। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेमोग्राफी के प्रोसीजर में अगर अपन केवीपी काम में लेते हैं तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 25 से 35 केवीपी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो मेमोग्राफी की जो एक्सरे ट्यूब होती है वो इसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि उसका केवीपी मैक्सिमम कितना जाता है, 35 ही जाता है। 35 से ज़्यादा आप उसका केवीपी कर भी नहीं सकते। एंड 60 to 100 एमएस, और एमएस अपन कितना काम में लेते हैं, 60 to 100। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे केवीपी बहुत कम है और एमएस बहुत ज़्यादा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि केवीपी हम यहाँ पे कम क्यों लेते हैं, एमएस ज़्यादा क्यों लेते हैं, बिकॉज अपने को लो एनर्जी की एक्सरेज चाहिए बट नंबर ऑफ एक्सरेज ज़्यादा चाहिए। एंड एक्सपोजर टाइम इज़ 1 to 4 सेकेंड। तो जैसा कि अपन एमएस को इंक्रीज़ करेंगे तो अपना एक्सपोजर का टाइम भी बढ़ेगा, और टाइम कितना आता है इसमें, लगभग 1 से 4 सेकेंड। In a mammographic X-ray tube, the tube usually operate less than 35 kVp and it operates within the space charge region. So during an operation of the mammographic X-ray tube, filament current and tube current not directly related with each other. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब होती है वो कितने पे ऑपरेट होती है, लेस देन 35 kVp। हमेशा 35 kVp से नीचे ही हम उसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, काम में लेते हैं। एंड इट ऑपरेट्स विद इन द स्पेस चार्ज रीजन, और हमेशा किस में चलाई जाती है, स्पेस चार्ज रीजन। अब स्पेस चार्ज रीजन क्या होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ अपना फर्स्ट ईयर में, कि किस तरीके से जब अपन लो करंट काम में लेते हैं फिलामेंट में तो फिलामेंट के चारों तरफ क्लाउड बन जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो दैट मीन्स उसी तरीके से स्पेस चार्ज रीजन में ही चलती है। सो ड्यूरिंग एन ऑपरेशन ऑफ मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब द फिलामेंट करंट एंड ट्यूब करंट नो डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। कि दैट मीन्स जब अपन मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो उस वक्त फिलामेंट का करंट और जो ट्यूब का होल ट्यूब करंट है वो एक दूसरे पे डायरेक्टली कभी भी डिपेंड नहीं करते हैं, बिकॉज जो फिलामेंट करंट है वो अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, और स्पेस चार्ज के थ्रू अपन यहाँ पे मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब को चलाते हैं। ये अपन ने स्टार्टिंग में 10 इक्विपमेंट्स की बात की थी, 9 इक्विपमेंट्स अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक इक्विपमेंट और बचा है, उसके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना जो मेमोग्राफी का इक्विपमेंट्स का पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना और लास्ट जो इक्विपमेंट है वो है AEC, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। जैसे कि आपने डायग्राम में ब्रेस्ट स्टैंड बनाया था, ब्रेस्ट स्टैंड में अपन ने लिखा था वहाँ पे कैसेट लिखी थी, ग्रिड लिखी थी, और साथ में अपन ने लिखा था फोटो टाइमर्स। ठीक है, वो फोटो टाइमर क्या होता है, अपना ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर होता है। अब यहाँ पे आपको 3 वर्ड है, तीनों वर्ड से आप समझ सकते हो। फर्स्ट ऑटोमेटिक, दैट मीन्स स्वचालित। एक्सपोजर कंट्रोलर, एक्सपोजर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि अपनी जो एक्सरे कैसेट होती है उसके जस्ट नीचे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर या फिर आयोनाइजेशन चैम्बर, जो कि अपन ने रेडियोथेरेपी में पढ़ रखे हैं, रेडिएशन को डिटेक्ट करने का, उस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। उनमें वैल्यू सेट कर दी जाती है कि इतने वैल्यू में रेडिएशन मेज़र करने के बाद में वो आपके क्या करेंगे, एक्सपोजर को बंद कर देंगे। दैट मीन्स ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर। कई बार एक्सपोजर ज़्यादा ना लग जाए पेशेंट को इस वजह से, बिकॉज ब्रेस्ट सेंसिटिव होता है। AEC आर द सिस्टम्स विच डज द ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ द रेडिएशन।
ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम क्या होता है कि रेडिएशन को कंट्रोल करना। और कैसे करता है? ये स्वचालित करता है, ऑटोमेटिक करता है। AECR फोटो टाइमर विच कंट्रोल द एक्सपोजर बाय गेटिंग ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी एंड केवी। दैट मीन्स कि इनके पास जैसे ही इनकी जो स्पेसिफिक अमाउंट आपने सेट कर रखी है उतने सेट में, दैट मीन्स उतनी अमाउंट में जितनी इनको रेडिएशन मिली या फिर उतनी अमाउंट का केवी जैसे इनको मिलेगा, ये क्या करेंगे? ऑटोमेटिक मशीन का जो एक्सपोजर है उसको ऑफ कर देंगे। यूजुअली आयोनाइजेशन चैम्बर एंड सॉलिड स्टेट डायोड्स आर यूज्ड एज AEC। नॉर्मली हम ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल के रूप में या तो आयोनाइजेशन चैम्बर काम में लेते हैं या फिर सॉलिड स्टेट डायोड्स काम में लेते हैं। दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द इमेज रिसेप्टर। और ये कहाँ पे रखे होते हैं? इमेज रिसेप्टर के पास में रखे होते हैं। इमेज रिसेप्टर जो कि इमेज लेता है, और कौन लेता है? एक्सरे फिल्म लेती है। कैसेट के अंदर एक्सरे फिल्म होती है, दैट मीन्स एक्सरे कैसेट के पास में रखा होता है। तो ये अपना लास्ट इक्विपमेंट था, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर। तो जैसा कि अभी अपन बात करते हैं कि अपना जो मेमोग्राफी है वो दोनों सब्जेक्ट में है, स्पेशल में भी और रिसेंट में भी। रिसेंट में मशीन के बारे में है और स्पेशल में वीविंग कंडीशन, दैट मीन्स प्रोसेसर के बारे में। तो अभी तक का जो पार्ट है अपना, ये आता है अपना रिसेंट एडवांसेस में। दैट मीन्स अभी तक अपन ने केवल मशीन के बारे में डिस्कस किया, मशीन के इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये पार्ट अपना आता है रिसेंट एडवांसेस में। अब जो नेक्स्ट बच गया कौन सा? स्पेशल रेडियोग्राफी का पार्ट, दैट मीन्स प्रोसीजर, कि किस तरीके से हम मेमोग्राफी करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, पेशेंट की प्रिपरेशन क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अपना स्पेशल रेडियोग्राफी का टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।